अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई? फिटफाट हैं आप? आज मैं फाइनली मोटिवेटेड हो गया रमज़ान के बाद। मुझे मोटिवेशन चढ़ गई। हालांकि कहते हैं मोटिवेशन तो सिंपल एक मिथ होती है, लेकिन मैं इसके बारे में आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में किसी और एपिसोड में बताऊंगा। बड़ा ही लंबी कहानी है। लेकिन मैंने कहा यार रमज़ान में तो हमारा सही वर्कआउट हो सक नहीं रहा था, और मैंने कहा खुद कि यार जब डाइट जा नहीं थी तो फिर क्या वर्कआउट करना है। तो फिर मैंने पूरा रमज़ान नहीं कोई वर्कआउट किया, और अब मैंने रमज़ान के बाद रूटीन थोड़ी सेटल हुई है तो मैंने अब करना शुरू किया। तो अभी पहला दिन था मेरा, तो मैंने कहा मैं प्रॉपर वेट के साथ क्या करूँ। वेट्स तो मतलब बहुत बॉडी सोर हो जाती है। फिर मैंने बॉडी वेट से करनी शुरू की तो हुस्ना आगे पीछे घूमने शुरू हो गई। फिर मैंने कहा चलो यार ये लेग्स वर्कआउट से स्टार्ट करता हूँ, सिर्फ बॉडी वेट के साथ करता हूँ। फिर मैंने हुस्ना को उठा के बॉडी वेट से करना शुरू किया। फिर एब्स का ये बीच में सर्किट, एक लेग का फिर एक ऐप का, तो ये टांगे बेड के साथ फंसा के ना, पाँव फंसा के, तो फिर ये ऐप के मैंने क्रंचेस करने शुरू किए। इससे क्या होता है कि आपके जो है ना अपर ऐप, जो दो ऐप्स आपके अपर होते हैं ना 6 में से, ये वो एक्टिवेट होते हैं, और फुल कंसंट्रेशन के साथ नीचे आते हुए स्लो पे जाते हुए एकदम से जोर फोर्स साथ। और हुस्ना ने देखा कि यार ये बाबा कर रहे हैं तो एग्जैक्टली वही कॉपी करने लग गई है, और वो भी साथ सेम। हालांकि उससे हो नहीं रहा था, बल्कि फुल नीचे जा के तो उससे अब उठा नहीं जाता था उठा कोई नहीं जा रहा उसे। लेकिन अच्छा, अभी इस पूरी वीडियो के अंदर जो है ना, हुस्ना मैडम के एक हाथ के अंदर सैनिटाइज़र की बॉटल थी, थोड़ा थोड़ा सैनिटाइज़र भी साथ साथ करती थी हाथों पे, और उसके बाद फिर मेरे साथ पंगे करती थी। अब ये जो है ना, ये वाली जो टांगे उठा के करते हैं, ये लोअर एब्स के लिए होती हैं, और ये जितनी डिफ़िकल्ट है ये उतनी लगती नहीं है देखने में। लेकिन आप इस तरह ऑल्टरनेटिवली करें, और जब ये 50 कर लें आप, तो 50th के ऊपर आपने जाके इस तरह होल्ड करनी है टांगे 3 सेकंड्स के लिए, ये और टफ होता है। फिर ये मैंने लंजेस करने शुरू किए, ये भी आपके लेग्स के बहुत अच्छे होते हैं, और थोड़ा सा वेट डालने के लिए। उसने इस वक्त वेट मेरा ख्याल है 13 kg के आसपास है, तो ये हमने करने शुरू किए मैंने। और इतना डिस्टेंस था कि चलो 12 रेपिटेशंस हो जाएंगे इसके। उसमें को मज़ा आ रहा था कि मुझे झूले मिल रहे हैं, और मेरा चलो वर्कआउट हो गया। और बड़े दिनों के बाद एकदम से एक एनर्जी सी आई बॉडी में, और एक फ्रेशनेस सी आई बॉडी में। तो कानों पे बस हेडफोन लगा के, मैंने पूरे वर्कआउट के बीच में कुछ भी बोला नहीं, सिर्फ हेडफोन लगा के तो अपना फोकस के साथ करता रहा। और ना ही उसने मेरे से कोई बात की, बस सिर्फ जेस्चर की लैंग्वेज से हम एक दूसरे के साथ शुगर लगा रहे थे। अब जैसे ही मैं नेक्स्ट करना शुरू करूँगा तो हुस्ना भी अब साथ ही पुशअप्स करने लग गई। तो अब ये बेसिकली फुल बॉडी सॉर्ट ऑफ वर्कआउट था, कि क्योंकि बहुत अरसे बाद किया तो मैंने कहा बॉडी सोर हो जाती है तो वेट्स नहीं करूँगा। और इसके बाद ही मैं हफ्ते तक मेरे पेट में दर्द होती रही, और ये गिरा दिया मुझे उसने ने। अच्छा खासा मैं वो 1 सिंगल लेग लंच कर रहा था, उसके साथ ये आई और ऊपर वेट, और कभी नीचे से गुजर रही है, कभी ऊपर से गुजर रही है, कभी क्या, कभी कहती है मुझे उठाएं, और सही शुगर लगा हुआ है ना। तो जितनी देर मैं सांस लेता था उतनी देर ये अपने फिर सैनिटाइज़र के ऊपर हो जाती थी। फिर आके जो है ना, फिर जो बाबा जो कर रहे हैं वही मैंने करना है। फिर ये जो ऊपर बेड से करके जो नीचे पुशअप्स करते हैं ना, ये आपके अपर चेस्ट को स्ट्रॉन्ग करते हैं। लेकिन ये हुस्ना मैडम के साथ कितना वर्कआउट पॉसिबल था, लेकिन साथ शुगर भी लगा था। कभी पीछे से आके मुझे चुटकियाँ काट रही है, कभी सैनिटाइज़र लगा रही है मुझे पीछे से आके। मैंने कहा तेरी ऐसी कितने पप्पा करूँगा इसको मैं। तो बस यही, इसका अब अक्सर अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी के अंदर बड़े बड़े मज़े के कोट्स लगाते रहते हैं। वो उसके ऊपर आप लिखते हैं रिच डैड पुअर डैड। तो ये क्या है, ये बुक का नाम है। तो भाई ये देखें, ये बुक का नाम है। इसके अंदर क्या होता है कि ये जो बंदा है इसका नाम होता है रॉबर्ट। बुक के शुरू में तो ये बताता है कि मेरा एक रिच डैड होता है, एक मेरा एक पुअर डैड होता है। लेकिन बाद में जाके पता चलता है कि एक इसका अपना ओरिजिनल अबू होता है, जिसको जो बहुत ही क्वालिफाइड होता है, मास्टर्स PhD, और वो मेन स्ट्रीम माइंडसेट उनका ही होता है कि बंदे को ज़्यादा पढ़ना चाहिए, ज़्यादा हार्डवर्क करना चाहिए पढ़ने के अंदर, ताकि उसको एक अच्छी जॉब मिल सके, और ताकि वो एक ऐसी जॉब एक हाई प्रोफाइल कंपनी में मिले उसको, जो आफ्टर रिटायरमेंट जो है ना अच्छे प्लान्स दे, मेडिकल प्लान्स अच्छे हों, ताकि आपको एक दफ़ा रिटायर होने के बाद आपको सुकून से ज़िंदगी गुजरे। एक उनका माइंडसेट ये होता है। लेकिन वो ये नहीं कहते कि भाई हार्ड वर्क नहीं करना चाहिए, वो कहते हैं जान मारो ज़िंदगी में, हार्ड वर्क करो, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो। वो एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस करते होते हैं। दूसरा, इस रॉबर्ट का एक और दोस्त होता है माइक। उस माइक के अब्बू होते हैं, वो होते हैं रिच डैड, मतलब ये उनको बोलता होता है रिच डैड है, और जो उसके अपने अब्बू को बोलता है पुअर डैड। जो माइक अब्बू होते हैं उन्होंने टोटल 8th ग्रेड पढ़ी होती है, लेकिन वो एक बड़े अच्छे बिजनेसमैन, सक्सेसफुल बिजनेसमैन होते हैं। और वो जब ये 1954 या पता नहीं इसके राउंड अबाउट 1980s की शायद ये बुक है, मैं मेमोरी में एग्जैक्टली काम नहीं कर रही, लेकिन ये बहुत ही पुरानी ज़माने की ये सिनारियो बता रहा है ये रॉबर्ट के, जब ये छोटा था तो उस वक्त किस तरह ये ग्रो अप हुआ, दो ऐसे पर्सनैलिटीज़ को देखते हुए, जिसके अंदर एक इसका अपना अब्बू है जो कि उसको एक बिल्कुल और तरह की बातें कहता था। माइक का जो अब्बू है वो माइक को इसका बड़ा क्लोज दोस्त था, वो इसको एक और तरह की बातें, और तरह की मोटिवेशन देते थे। तो ये उसके ऊपर बुक है। रॉबर्ट जो था, इसके अब्बू की सैलरी को बहुत ज़्यादा नहीं थी, मतलब ये हर तरह की ये नहीं कि अयाशियाँ कर सकें। तो लकीली रॉबर्ट जो था वो एक ऐसे स्कूल के अंदर गया इसके घर के पास, जो कि अमीरों का स्कूल था। लेट से वहाँ पर अमीर लोग अपने बच्चों को भेजते थे, लेकिन
क्योंकि इनके घर के पास था, तो इसके अब्बू ने किसी तरह अफोर्ड करके तो मुश्किल से तो इसको स्कूल में डाल दिया। वहीं पे इसका एक और दोस्त बना जो कि माइक था, और माइक भी सॉर्ट ऑफ ऐसे ही जो है ना मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आया था। तो और ये दोनों अनफिट थे स्कूल में। बाकी बच्चे अमीर अमीर थे, नई नई बेसबॉल के बैट ले रहे हैं, कुछ भी नई नई चीज़ें ले रहे हैं। इनको तो होता था यार हमारे पास, हम क्यों नया नहीं ले सकते, हमारे पेरेंट्स को हमें नया नहीं लेके देते, हम क्यों सेकंड हैंड या यूज्ड कितना मिले। वहाँ से इनके दिल में ना आई कि यार हमने भी पैसा कमाना है, वाई कांट वी गेट दैम। तो अपने अब्बू को ये बोलता था कि अब्बू वाई कांट वी गेट दैम, यू नो ऑल ऑफ आर फ्रेंड्स गेट न्यू बेसबॉल बैट्स एंड पैड्स एंड एवरीथिंग। तो उसके अब्बू उसको बोलते थे कि वी कांट अफोर्ड इट। ये बात इसके दिमाग में बैठ गई यार, ये लाइक ये क्या बात हुई। जबकि अपोजिट साइड के ऊपर जो माइक के अब्बू थे उनका ये मंत्रा था कि यार वी डोंट हैव टू से वी कांट अफोर्ड इट, वी हैव टू से हाउ कैन वी अफोर्ड इट। क्योंकि वो उसके अब्बू बोलते थे, माइक के अब्बू ही बोलते थे कि बेटा जब आप कहते हो ना कि वी कांट अफोर्ड इट, तो आपका दिमाग शट हो जाता है, उससे आगे वो सोचता ही नहीं है कि मैंने कैसे इसको अफोर्ड करना है। कहता नहीं है मैं तो कर ही नहीं सकता, वी कांट अफोर्ड इट, अपनी डेस्टिनी पर मान जाता है वो। और अगर आप कहते हो हाउ कैन वी अफोर्ड इट, तो फिर आप वेज ढूंढते हो उसको एक रियलिटी बनाने के लिए। तो खैर अब रॉबर्ट के अब्बू को, माइक के अब्बू कहाँ से आया होता है आपको मैं बाद में बताता हूँ। तो अब ये अपने अब्बू को आके बोलता था कि अब्बू हम कैसे ज़्यादा कमाएं, मतलब हमने अफोर्ड करना है। तो इसके अब्बू बोलते थे कि भाई फिर आपको मुझको जॉब करनी पड़ेगी, हार्डवर्क करना पड़ेगा, यही है। लेकिन इसके अब्बू हमेशा ये बोलते थे कि यार तुम्हारी अभी एज नहीं है काम करने की, तुम अभी सिर्फ अपनी पढ़ाई पे फोकस करो और तुम मेन स्ट्रीम की तरह मास्टर PhD करो, उसके बाद तुम्हारी जॉब लगेगी तो फिर तुम ये चीज़ें अफोर्ड करना, अभी क्यों मतलब क्या इन चक्करों में पड़े हो। ये कहते नहीं यार हमें पैसा कमाना है। तो इन्होंने एक दिन क्या किया कि इनको एक आइडिया आया कि यार हम इस तरह करते हैं कि इन्होंने ना आसपास एक घर के जितने नेबरहुड के ना लोगों से रिक्वेस्ट की, उनकी जाके घरों पे बेलें दी कि यार हमें आपकी यूज्ड टूथपेस्ट चाहिए, जो आप लोग टूथपेस्ट यूज़ कर लेते हैं। उस वक्त ना टूथपेस्ट आजकल की तरह ये प्लास्टिक की सॉर्ट ऑफ मटेरियल की नहीं होती थी, उस वक्त वो स्टील की या मेटल की टूथपेस्ट आती थी। तो इन्होंने कहा हमें सारी वो कलेक्ट करनी है। उन्होंने कलेक्ट करके तो अपने पीछे जो पीछे बैल्कनी जिधर भी वहाँ पे डंप करनी शुरू कर दी। इसकी अम्मी ने उसको सही गुस्सा किया, यार तुम लोग क्या ये सारा गंद, जहाँ का गंद हमारे पीछे ला कर डालते जा रहे हो। इसने कहा अम्मी थोड़ा सा तो हमें ध्यान देते हैं, हम एक बड़े ना एक वर्ल्ड चेंजिंग आइडिया पे काम कर रहे हैं यार। टोटल 8th ग्रेड में था ये बच्चा उस वक्त, तो 8 ईयर्स का था बल्कि। कि अम्मी ने कहा बस तुम्हारे पास हफ्ता है, हफ्ते से ऊपर अगर तुमने एक सारा गंद ना साफ किया तो मैं तुम्हारा सारा गंद साफ कर दूँ। इन्होंने कहा देखो माइक हम दोनों एक जैसे हैं, बाकी सारे अमीरजादों की औलादे हैं, तो हम लोग ना कुछ मिलके करते हैं जिससे हम बिज़नेस करें। ने कहा रॉबर्ट ने माइक को कि तुम मेरा बिज़नेस पार्टनर बनो। उसने कहा हाँ बिज़नेस पार्टनर बनूंगा। हालांकि 8 ईयर के बच्चे को क्या बिज़नेस पार्टनर का पता था, लेकिन उसने कहा यार हम मिल के कुछ पैसा कमाते हैं। इन्होंने कहा ठीक है, हम एक नेक्स्ट बिज़नेस आइडिया पे हम काम करते हैं, जो कि टूथपेस्टों का था। फिर टूथपेस्ट इन्होंने कलेक्ट की। अम्मी को उन्होंने कहा यार 1 हफ्ते का हमें टाइम दे, हमें करना है हमने इम्प्लीमेंट इसको। उन्होंने पूरे नेबरहुड को कहा कि यार और हमें आप लोग अपनी टूथपेस्ट का यूज़ बढ़ा दो प्लीज़, ताकि हमें टूथपेस्ट चाहिए, हम एक प्रोजेक्ट पे काम करें। तो नेबरहुड ने कहा कि यार ठीक है, हम वैसे भी डेंटिस्ट ने हमें कहा है कि आप ज़्यादा टूथपेस्ट यूज़ किया करें, ज़्यादा ब्रश किया करें। तो खैर इनके पास बहुत ज़्यादा टूथपेस्ट जमा होनी शुरू हो गई। इन्होंने क्या किया कि कुछ केमिकल रिएक्शन करके तो इन्होंने मेटल से ना इन्होंने अपने पीछे गराज में ना पैसा बनाने की कोशिश की, कॉइन्स बनाने की कोशिश की। इस वो माइक के अबू ने इनको देख लिया और माइक के अबू ने कहा कि ये तुम लोग क्या करो, वो देख हंस रहे थे साइड पे। तो इन्होंने कहा कि हम ना पैसे बना रहे, वी आर मेकिंग मनी, वी आर अर्निंग मनी। तो उसके अबू हंसे, उन्होंने कहा कि यू आर वेरी क्लोज टू मेकिंग मनी किड्स। बट वो बड़े खुश हुए, लेकिन उन्होंने कहा बट दिस इज एन इलीगल वे टू मेक मनी, दिस इज नॉट हाउ यू मेक मनी। आप लोगों ने प्रॉपर लीगल तरीके से काम करना था। लेकिन मुझे बड़ी खुशी है कि आप लोग इस तरह सोच रहे हो कि हमने पैसा बनाना है। माइक ने कहा यार कि देखो मेरे अब्बू जो है ना वो का बिजनेसमैन है, पैसा काफ़ी वो कमा रहे हैं, तो हम उनसे जाके बात करते हैं कि यार किस तरह हाउ टू गेट रिच। तो ये अगले दिन गए अपने माइक के अब्बू के पास। माइक के अब्बू ने इसको कहा कि ठीक है, तुमने अगर मतलब मेरा सिखाने का तरीका जो है ना वो मेन स्ट्रीम नहीं है कि मैं तुम्हें स्कूल की तरह बैठ के लेक्चर दूँ, तुम लोगों को मैं एक प्रैक्टिकल ज़िंदगी की तरह सिखाऊंगा। तो तुम लोग मेरे लिए ज्वाइन करो, मेरा बेटा भी करेगा, तुम रॉबर्ट तुम भी करो, माइक भी करेगा। मैं तुम्हें 1 घंटे के ना 10 सेंट्स दूंगा, तुमने हर वीकेंड पे सैटरडे को लगाने हैं 3 घंटे मेरे साथ। इन्होंने कहा ठीक है मंजूर है। ना कहा नहीं सर हम तो सीखने आए हैं, आप हमें किन कामों पे लगा रहे हैं। उन्होंने कहा मेरा यही सिखाने का तरीका है, नहीं करना तो ना करो, जाओ, मैं बहुत बिजी बंदा हूँ। उन्होंने कहा ठीक है नहीं करना है। बच्चों ने कहा हमें बहुत सीखना है भाई, हाउ टू गेट रिच। उन्होंने कहा साइन अप कर लिया। आज ये रॉबर्ट और माइक जो है वो हर वीकेंड के ऊपर एफर्ट करने लगे उसकी फैक्ट्री के अंदर ही, और बड़ा दिन रात ख्वार कर रहे हैं। और फिर ये 2-4 हफ्तों के बाद ना ये रॉबर्ट तंग आ गया, आके ना इसके माइक का बुका बुरा भला कहना शुरू कर दिया, आपने हमें किन चाइल्ड अब्यूज़ पे लगा दिए, चाइल्ड वो लेबर पे लगा दिए, मेरा फुटबॉल का मैच होता है वीकेंड पे, अंकल आपने मुझे क्या नाम। इसे अबू ने कहा कि यू साउंड लाइक मोस्ट ऑफ माई एम्प्लॉयज़, वो सारे यही करते हैं, वो उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, वो रूंदियाँ मारते हैं, वो अपने वो एक्सक्यूज़ बनाते हैं, जी सैलरी कम है, जी मेरे काम बहुत है, मैं बिज़ी हूँ, मैं हार्ड वर्क नहीं कर सकता। इसे अबू ने कहा कि यही तरीका है, करना तो करो। रॉबर्ट तंग आ गया। रॉबर्ट ने खजा के अपने अबू को बताया कि क्या किन कामों में मुझे उस बंदे ने लगा दिया। इसके अबू ने भी सही इसके कान भरे कि यार तुम पागल हो,
तुम्हें मैं कह रहा हूँ कि तुम अपनी पढ़ाई पे फोकस करो, अपने काम। ये बंदा अपना फ़ायदा उठा रहा है तुम लोगों को चाइल्ड लेबर करवा के। एक तो तुम्हें कोई तनख्वाह कान में डाला है, एक तो तुम्हें कोई तनख्वाह भी खास नहीं दे रहा, सिर्फ 10 सेंट दे रहा है पूरे घंटे के। ये वापस गया पे रेस लेने के लिए माइक के अबू के पास कि नहीं मुझे नहीं पता मेरी पे को रेस करें। नहीं, इसके अबू ने कहा ठीक है मैं तुम्हारी मैं पे रेस करता हूँ, 10 सेंट दे रहा हूँ, मैं तुम लोग को $1 1 घंटे के दूंगा। ठीक है मंजूर है। $2 1 घंटे के दूंगा मंजूर है। नहीं, $3 1 घंटे के दूंगा, $20 1 घंटे के दूंगा, बट मैं तुम्हें सिखाऊंगा नहीं कि हाउ टू गेट रिच पे। ठीक है, सारी ज़िंदगी इसी पे स्केल के ऊपर काम करो। बच्चों को सोच बढ़ गया। बच्चों ने कहा नहीं यार हमें तो सीखना है। अच्छा, बच्चों के अंदर से एक जुस्तजू थी। इसके अबू ने कहा देखो बेटा, रियल वर्ल्ड में सैलरीड पर्सन बेशक वो 10 लाख रुपए पर मंथ ले रहा है या बेशक वो 50,000 रुपये पर मंथ ले रहा है, एक सैलरीड पर्सन का माइंडसेट सेम होता है। वो पूरा दिन जाता है, वो पूरा दिन काम करता है, उसके बावजूद उसको आखिर में यही लगता है बेशक 10 लाख वाले को भी कि यार पैसा कम है, बिकॉज वो अपनी ज़रूरतें बढ़ा देता है। एक सैलरीड पर्सन वुड ऑलवेज, जो कि एक एवरेज सैलरीड पर्सन, एक स्मार्ट सैलरीड पर्सन की बात नहीं कर रहा, वो क्या करता है उसको ज़्यादा पे मिलती है, वो अपने खर्चे बढ़ा देता है। तो आप लोगों के साथ भी एक्जैक्टली यही हुआ है। आप लोग पहली बार फ्रस्ट्रेट हो रहे थे, आप लोगों का फोकस नहीं था, आप लोग को और अपनी ख्वाहिशात, फुटबॉल खेलनी है मैंने, वो बीच में आ रही थी। दूसरा आप लोगों को था कि मेरी सैलरी बहुत कम है, तो ये इसका काम नहीं चलेगा, बल्कि अब अगर तुमने मेरे से सीखना है तुम अब फ्री में काम करोगे। इन्होंने कहा यार वॉट, मतलब मैं यहाँ पे पे रेज लेने आया हूँ, तो अब मुझे ये कह रहा है आदमी क्या फ्री में काम करो। खैर उसके अबू ने कहा ठीक है फ्री में काम करोगे मेरे साथ, फिर ही तुम्हें आइडियाज़ आएंगे, वरना तुम्हें आइडियाज़ नहीं आएंगे कभी पैसा कैसे कमाना। अच्छा खैर इन्होंने 2-3 हफ्ते फ्री में काम किया और इनको बड़ी ख्वारी फील हुई। इन्होंने कहा यार ये क्या फजूल काम है। फिर इनको आइडियाज़ आने शुरू हुए कि हम किस तरह पैसा कमाएं यार, अब तो हमें पैसे भी नहीं मिल रहे, लेकिन अब वो पता नहीं हमें क्या ये बंदा सिखाने की कोशिश कर रहा है। और उन्होंने कोई आइडिया आया कि काम करते हैं। उस वक्त ना 10 सेंट इस तरह थे कि 10 सेंट का एक कॉमिक बुक मिलती थी। तो इसके अब्बू ने इन्होंने कहा, सोचा रॉबर्ट ने और माइक ने मिलकर यार कि हमारी फैक्ट्री को एक वैन वाला फ्री में कॉमिक बुक, बल्कि वो महीने की उन्होंने सब्सक्रिप्शन लगाई होती, तो कॉमिक बुक देने आता तो हम भी इसे कॉमिक बुक ले लेते हैं। इन्होंने उससे कहा, वो वैन वाला है, उन्होंने कहा सर आप हमें कॉमिक बुक दे देंगे बच्चे। उन्होंने कहा हाँ ठीक है आप कॉमिक बुक ले लो, हम आपको फ्री में दे दूँगा, आपकी क्योंकि कंपनी ने सब्सक्राइब किया है तो आपको मैं फ्री में दे दूँगा, लेकिन आपने आगे इसको सेल आउट नहीं करना, बेचने का राइट आपका नहीं है, सिर्फ पढ़ो आप। इन्होंने कहा ठीक है। इनको आइडियाज़ आया। इन्होंने रॉबर्ट ने और माइक ने मिलकर कहा यार कि माइक के घर के अबू के घर के बेसमेंट खाली है, वहाँ पे हमें काम करते हैं, एक लाइब्रेरी खोलते हैं। सारे के सारे इन्होंने जमा की, बड़ा अच्छा महीना एक सारी कॉमिक बुक्स जमा की और वहाँ पे एक लाइब्रेरी खोल ली। सारे मोहल्ले के बच्चों को आके तुम लोग आके यहाँ पे 10 सेंट पूरे 8 घंटों के दो, आके पढ़ो। मतलब एक साइड पे अगर वो बच्चा खरीदते तो 10 सेंट की एक कॉमिक बुक वो खरीदते। यहाँ पे उन्होंने कहा 10 सेंट हमें दो और आगे जितना मर्जी पढ़ना पढ़ो। अच्छा जी, वहाँ से उनके बाद बड़े पैसे बनने शुरू हो गए, बड़ा अच्छा आइडिया आया। खैर बड़े इन्होंने पैसे कमाए, $7 समथिंग इन्होंने पर बच्चा इन्होंने एक दिन के ये लोग कमाने शुरू हो गए, बड़ा पैसा आना शुरू हो गया बच्चों के बाद। लेकिन खैर वहाँ पे कोई इतना वो मशहूर हो गई लाइब्रेरी के, बड़े वहाँ पे कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, उस वजह से फिर उनके माइक के अबू ने कहा नहीं यार बंद करो ये ड्रामा। लेकिन उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया माइक के अबू ने कहा तुम लोग लाइक यू गाइज एक्चुअली टुक द वेरी फर्स्ट स्टेप टू गेट रिच, क्योंकि अब आप लोगों ने आउट ऑफ नो वेयर एक मनी जनरेट की। क्योंकि वो कहा कि जब तक आप सैलरी लेते रहोगे तब तक आपका दिमाग काम नहीं करेगा आउट ऑफ द वे, क्योंकि आपको पता है कि ठीक है 5 बजे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म हो जाएगी, क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये बेसिकली लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, तो मैं आधी से ज़्यादा बुक पढ़ चुका हूँ कि यार रॉबर्ट को माइक के अबू से ये सीखने को मिला कि माइक का अबू था वो सिर्फ 8th क्लास पढ़ा हुआ था, लेकिन उनके आइडियाज़ बहुत बड़े थे। वो कहते थे कि आप बंदे को फाइनेंशियल नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। दूसरी तरफ दूसरे वो बोलते थे कि नहीं आपको साइंस आर्ट। रॉबर्ट के अबू थे वो मनी के बारे में बात नहीं करते थे। वो कहते थे कि मेरे सामने पैसे की बात ना करो, डाइनिंग टेबल के ऊपर भी बैठ के कहते थे कि नहीं पैसे की कोई बात ना करो या मनी मेकिंग की कोई बात ना करो, मतलब मेरा खास मनी में इंटरेस्ट नहीं है। और हालांकि एक साइड पे उनको होता कि फाइनेंशियल प्लान्स होने चाहिए, लेकिन वो एक अपने आप से ही वो लॉयल नहीं थे, क्योंकि वो एक रैट रेस में फंस चुके थे माइक के रॉबर्ट के अबू। दूसरी तरफ माइक के अबू जो थे वो बेशक 8th ग्रेड पढ़े हुए थे, लेकिन उन्होंने अपना बिजनेस सेटअप किया। रॉबर्ट ने माइक के अबू से इतना सीखा कि जब ये फिर बड़े हुए तो माइक और रॉबर्ट बहुत बड़े बिजनेसमैन, बड़े मल्टीनियर्स बने और इन्होंने रियल एस्टेट के अंदर बहुत इन्वेस्ट किया। और इन्होंने ये सिखाया कि यार सीखा बचपन में माइक के अबू से कि यार किस तरह आपने कुछ ना होते हुए भी पैसा बनाना होता है और आपको एक फाइनेंशियल नॉलेज होनी कितनी ज़रूरी है। फाइनेंशियल नॉलेज का मतलब ये है कि किस तरह बिजनेसमैन जो रिच लोग होते हैं वो पैसा कमाते हैं और उनकी जगह जो मिडिल क्लास होती है वो पुअर क्लास को संभालती है, वो टैक्स पे करती है, जबकि रिच थोड़ा टैक्स पे करता है। किस तरह के टैक्सेस जो होते थे पहले, जो कि जो उसने मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर बताया था कि जो टैक्सेस होते हैं ना वो रिच उन्होंने लॉ इस तरह बनाए होते हैं कि वो लूप होल्स उसमें निकाल लेते हैं। जिस तरह
एक एवरेज सैलरीड पर्सन की सैलरी में से पहले टैक्स माइनस होता है, फिर जो बचा होता है वो अपने लिए वो महीने में इस्तेमाल करता है। जिस तरह भाई हमें भी प्राइवेट कंपनीज़ में, गवर्नमेंट जॉब्स में जब सैलरी मिलती है तो उसमें से भाई गवर्नमेंट का हिस्सा वो काट लेते हैं, टैक्स काट के फिर आपको सैलरी देते हैं, आपके पास में कुछ नहीं होता। अच्छा, दूसरा जो होता है, जो कि कॉरपोरेट्स होती हैं, जो कि कंपनीज़ होती हैं, उनको ये अलाउड होता है कि वो पहले अपने खर्चे करती हैं, उसके बाद वो जो बचा हुआ होता है उसके ऊपर उनका टैक्स लगता है। अब ये बहुत बड़ा लूप होल है। इसके अंदर क्या होता था कि वो भाई जी हवाई जा रहे हैं जी, बोर्ड मीटिंग्स हो रही हैं जी, साथ ही वेकेशंस मना रहे हैं जी, गाड़ियाँ लेनी है जी, ऑफिस की ज़रूरतें हैं, गाड़ियाँ ले रहे हैं जी, कपड़े ले रहे हैं जी, ऑफिस के मतलब ऑफिस के खातों में वो अपने सारे खर्चे पूरे कर देते हैं, और फिर आखिर में थोड़ा सा जी पैसा बच गया जी, इस पर टैक्स लगा दो। तो इस तरह रिच पहली बात अपनी ज़रूरतें भी पूरी करते थे, उनके ऊपर टैक्स भी थोड़ा लगता था, और सारा हैवी बर्डन टैक्स का मिडिल क्लास पे लगता था। इसकी जो कोर बिजनेस था वो रियल एस्टेट था, और ये क्या कहते हैं इनको, शेयर्स में इन्वेस्ट करता था। इसने फॉर एग्जांपल दी कि जिस तरह मैंने $10,000 की आउटस्कर्ट सिटी में जाके वहाँ पे ज़मीन खरीदी, वो कोई बंदा ख़रीदने को तैयार नहीं था, मैंने खरीद ली। 2 सालों के बाद उसकी वैल्यू इतनी बढ़ी कि मैंने $75,000 में बेच दी, फिर 75,000 वाले से एक और जगह पे ली, वहाँ से वो फिर मैंने 2-3 साल रखी, फिर मैंने वो $1.5 मिलियन में बेच दी। मतलब इस तरह इसने ग्रो किया। मैं कोई रफ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उसने बहुत मल्टीपल एग्जाम्पल्स दी हैं इसमें बुक में, लेकिन उसने बताया कि यार फाइनेंशियल नॉलेज होगी, आपको पता होगा कि भाई पैसे को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, तो फिर ही आप रैट रेस में से निकल सकोगे। अगर आप इन्फ्लेशन से ज़्यादा पैसे अपने एसेट्स में डाल रहे हो तो फिर ही आप मल्टीप्लाई होगे, वरना आप उस रैट रेस में फंस जाओगे कि सैलरी आई, अपने ज़रूरतों के ऊपर खर्च कर। और गरीब बंदा हमेशा अपनी जैसी सैलरी उसकी बढ़ती है तो उसके अंदर एक ग्रीड आ जाती है। वो क्या करता है कि ठीक है, वहाँ से पैसा आया, यहाँ से उसने ग्रीड से पैसा खर्च कर दिया। जो रिच बंदा होता है उसका माइंड सेट ये नहीं होता। वो क्या करता है कि वो अपनी पहले अपने एसेट्स में पैसा डालता है। मतलब फॉर एग्जाम्पल मेरी 1 लाख तनख्वाह है, मैं 1 लाख तनख्वाह में से 50,000 साइड पे करके मैं कहूँगा ठीक है मैंने इन्वेस्ट कर रहे हैं, 50,000 के ऊपर वो अपना महीने का वो गुजारा करेगा। और रिच ऑलवेज बायज द लग्जरी लास्ट, और वो लग्जरी सिर्फ एसेट्स के पैसे से कमाता है। मतलब फॉर एग्जाम्पल 1 लाख से मैं, रॉबर्ट ने ये नहीं पहले दिन इसके पास बड़े पैसे आ गए थे, हर कोई कहेगा यार बिजनेस करने के लिए तो बड़े पैसे चाहिए होते हैं। रॉबर्ट ने बड़ा अरसा जॉब की, 9 to 5 जॉब की, इसने पता नहीं 4-5 कितने साल जॉब की, फिर उसने पैसा जमा किया, वो पैसा जमा करके साथ साथ इन्वेस्ट करता गया, जबकि इसके सारे कोलीग्स वो पैसा उड़ाते गए पार्टियों में, ये वो एंजॉय करते रहे, क्योंकि उनको था ठीक है जी पैसा आ रहा है खर्च दिया, पैसा आ रहा है खर्च। इसने वो एसेट्स बनाते गए, फॉर एग्जाम्पल $10,000 का जमा हो गया, इसने वहाँ पे रियल एस्टेट खरीदा गया। फिर इसके वो जब एसेट्स का फोल्डर इसका बड़ा होता गया, इसकी मल्टीपल ज़मीनों से होती गई, फिर वहाँ से उसकी रिकरिंग इनकम इतनी ज़्यादा शुरू हो गई कि इसने फिर जॉब छोड़ दी अपनी। सो दैट इज़ हाउ यू स्केप द 9 to 5, और वो दैट ओनली हैपन्स बाय इन्वेस्टिंग योर मनी। मेन टेक अवे इस बुक से ये है कि आप लोग बेशक कोई जॉब भी कर रहे हैं, वहाँ से पैसा सेव करते रहें, पहले पैसा निकालें सेव करने के लिए, वो इन्वेस्ट करते रहें। बेशक अभी वो 50,000 है, 50,000 आप कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है साइड पे करते हैं, उसको गोल्ड खरीद लें ताकि वो इन्फ्लेशन के अगेंस्ट वो बचा रहे। फिर 2-3 सालों के बाद जब आपका 15-20 लाख हो जाए, वो फिर आप जो है अभी कहीं कोई प्लॉट ले लें, फिर वहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं, एक प्लॉट बेचा, दूसरा लिया, दूसरा बेचा, तीसरा लिया। इस तरह आप इस रैट रेस से निकल सकेंगे, वरना सारी ज़िंदगी इसकी रैट रेस में फंसे रहेंगे। दैट इज़ द रिच डैड पुअर डैड फॉर यू गाइज। अगर आप इंशाल्लाह ऑल बुक अभी तो खाली खत्म नहीं, 75% मैंने पढ़ी है, लेकिन इंशाल्लाह और पढ़ूंगा फिर वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। तो आई होप कि आप लोगों को इस तरह के बुक रिव्यूज़ का मज़ा आएगा। मुझे आपने बताना है कि और भी बुक्स का मैं आपके साथ शेयर करूँ कि नहीं, ठीक है। सो टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।